हेलो एवरीवन, मैं हूं कृतिका और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं यूरिन फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या पार्ट्स हैं, कहाँ लोकेटेड है, क्या टाइप्स है। अब हम पढ़ेंगे कि उस नेफ्रॉन का एक्चुअल जो फंक्शन है वो क्या है और वो कैसे कर रहा है यूरिन की फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में मेजरली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाम से हमें पता लग रहा है कि ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेशन हो रही है इनटू द बूमेंस कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो फिल्टर होके कहाँ आ जा रहा है, इनटू द बूमेंस कैप्सूल। ये ब्लड क्या सारा का सारा जो फिल्टर हुआ है वो सारा का सारा एज इट इज यूरिन में निकल जाता है? नो। इस ब्लड में से जो भी बॉडी को चीजें चाहिए होती हैं, जो भी सब्सटेंसेस यूजफुल होती है, बॉडी क्या करती है, उन्हें वापस से रीएब्सॉर्ब कर लेती है इनटू द ब्लड कैपिलरीज। इस सेकेंड प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन। थर्डली, जो चीजें बॉडी को नहीं चाहिए होती, बॉडी क्या करती है, उसको एक्टिवली मतलब एनर्जी का यूज करके सिक्रीट कर देती है इनटू द ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ताकि वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाए और बॉडी से दफा हो जाए। ठीक है, इन तीनों स्टेप्स को मिलाकर बनता है हमारा यूरिन। तो इस वीडियो में आओ अब मैं इन तीनों स्टेप्स को आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसे हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि ये हमारी एफरेंट आर्टीरियोल है जो कि ब्लड लेकर आ रही है इनटू द ग्लोमेरुलस, इनटू द बोमैंस कैप्सूल, और इफरेंट आर्टीरियोल जो कि ब्लड को लेकर जा रही है फ्रॉम द नेफ्रॉन टू आउटसाइड। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि ये जो ब्लड ग्लोमेरुलस में आ रहा है, इस ब्लड में से फिल्ट्रेशन होकर एंटर कर रहा है ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस ब्लड इनटू बोमैंस कैप्सूल, और इसी को हम बोल रहे हैं फिल्ट्रेशन। अब फिल्टर होके जो चीजें यहाँ पर कैप्सुलर स्पेस में आ रही हैं उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्टर होके जो ब्लड का पार्ट आ रहा है इनटू बोमैंस कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। अब यहाँ पर देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, पहली बात जो इसके बारे में हमें याद रखनी है वो क्या है कि इट इज अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस। नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि इस फिल्ट्रेशन में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई स्पेसिफिक परमिएबिलिटी नहीं है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी नहीं है कि ये सब्सटेंसेस तो फिल्टर होंगे और ये वाले नहीं होंगे। इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा जो है वो फिल्टर आउट हो रहे हैं इनटू द बोमैंस कैप्सूल, एक्सेप्ट सम लार्जर प्रोटीन्स। और इसी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। मतलब मेजर सारे जो ब्लड प्लाज्मा के पार्ट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो सारे फिल्टर आउट हो रहे हैं, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। दूसरी चीज जो यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसमें एनर्जी नहीं लग रही है, एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है। ये पैसिव प्रोसेस है, बिना एनर्जी यूटिलाइजेशन के हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, अब देखो थर्ड पॉइंट में हमें समझ आएगा कैसे हो रहा है कि जो हमारी किडनीज है ऑन एन एवरेज वो 1100 टू 1200 ml ब्लड फिल्टर करती हैं पर मिनट। और ये जो फिल्ट्रेशन होती है, दिस फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस अंडर हाई प्रेशर। और ये प्रेशर होता कितना है, ये हाई प्रेशर होता कितना है, दिस हाई प्रेशर इज 10 mmHg। इसे हम बोल रहे हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर हो किस वजह से रहा है उस चीज को समझो। आप यहाँ इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि जो एफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायामीटर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इफरेंट आर्टीरियोल। एज ए रिजल्ट होगा क्या कि जो ब्लड ग्लोमेरुलस में आ रहा है वो तो बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, लेकिन जब ब्लड वापस जाने की कोशिश करता है तो ज्यादा ब्लड वापस जा नहीं पाता है क्योंकि इफरेंट का डायमीटर जो है वो कम है। एज ए रिजल्ट ये सारा ब्लड एक्यूमुलेट कहाँ हो जाता है, इनटू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज।
और इस एक्यूमुलेशन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर की वजह से ये ब्लड फिल्टर आउट होता है इनटू द बोमेन्स कैप्सूल और बनता है फिल्ट्रेट। अब ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है ये किस मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो ये फिल्ट्रेशन हो रही है यहां से यहाँ, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से इनटू बोमेन्स कैप्सूल। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये मिला के बना रही है हमारी क्या, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जैसा आपको याद होगा हमने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस डिफ्यूजन हो रही है एल्वेओलार ब्लड में, सेम केस है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं, सबसे पहले देखो ये मेम्ब्रेन जो कि है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की एंडोथीलियम। दूसरी मेम्ब्रेन जो इंक्लूड हो रही है वो है ये, जो कि है बोमेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम। बोमेन्स कैप्सूल की, ये है ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम। और क्योंकि ये दोनों एपिथीलियम है तो ये रेस्ट कर रही होंगी किसी ना किसी बेसमेंट सब्सटेंस में या बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो इन तीनों को मिला के बन जाती है हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस होती है फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेशन जो है वो किस रेट से हो रही है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट, मतलब फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि जिसकी वैल्यू होती है अराउंड 125 ml पर मिनट। मतलब एक मिनट में जो किडनीज है वो इतना फिल्ट्रेट जो है उसको फिल्टर कर रही है फ्रॉम ब्लड। अब अगर इसको हम पर मिनट बात कर रहे हैं तो ये 125 ml है, लेकिन अगर हम इसको पर डे देखें तो इट इज अराउंड 120 लीटर्स पर डे। मतलब एक दिन में इतना फिल्ट्रेट जनरेट हो रहा है किडनीज से। पर क्या ये सारा का सारा फिल्ट्रेट एक्सक्रीट हो रहा है? नहीं। क्या इतना यूरिन पास हो रहा है पर डे? नहीं हो रहा है। तो इतना यूरिन पास होएगा तो क्या हम पूरा दिन वॉशरूम में ही बैठे रहेंगे? नहीं ना, है ना। तो इसमें से मेजरली जो 99% ऑफ फिल्ट्रेट है वो सारा का सारा क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्ब through the second process of urine formation which is called tubular reabsorption। ट्यूब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो 99% ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो वापस से रीएब्सॉर्ब हो जाता है, और जो यूरिन पास होता है पर डे दैट इज अराउंड 1.5 to 2 लीटर्स पर डे। ठीक है, तो इतना ही फिल्ट्रेट बॉडी से बाहर निकलता है, बाकी सारा का सारा रीएब्सॉर्ब हो जाता है। अब कौन सा जो पार्ट है, कौन सा जो सब्सटेंस है वो कितना रीएब्सॉर्ब हो रहा है कितना नहीं, वो डिपेंड करता है कि बॉडी में उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए ऑन एन एवरेज और कितनी नहीं। ठीक है, थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन में इंक्लूड होता है दैट इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बॉडी एक्टिवली सिक्रीट करती है, अनवांटेड सब्सटेंसेस जो बॉडी एक्टिवली सिक्रीट करती है इनटू द फिल्ट्रेट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि H पॉजिटिव आयंस है, K पॉजिटिव आयंस है, फॉस्फेट है, सल्फेट है। ठीक है, कुछ ड्रग्स हैं जो बॉडी में नहीं चाहिए, कुछ पिगमेंट्स हैं जो बॉडी को नहीं चाहिए, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी में आ गए हैं, उनको बॉडी क्या करती है, एक्टिवली सिक्रीट करती है इनटू द ट्यूब्यूलर पार्ट्स ताकि वो फिल्ट्रेट के साथ बाहर निकल जाए और बॉडी से चले जाए। इस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये H पॉजिटिव सिक्रीट कर रही है, मतलब कि बॉडी में जो ब्लड का जो एसिड बेस बैलेंस है, एसिड बेस बैलेंस है उसे मेंटेन करके रख रही है।
दूसरा, अगर ये आयंस को सिक्रीट कर रही है, बॉडी में कोई आयन ज्यादा हो गया उसको यूरिन में निकाल दिया, तो आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। यहाँ एक बात जो मैंने बतानी रह गई है मेरे से, वो क्या है, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव किस किस चीज की हो रही है और पैसिव किस किस चीज की हो रही है, इस पे भी बहुत जरूरी क्वेश्चन बनता है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, अपना सोडियम आयंस है, इन सब की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है नाइट्रोजनस वेस्ट की, जैसे कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है बॉडी में वापस से रीअब्जॉर्ब होता है, ये आपको मैं आगे बताऊंगी इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसके अलावा वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वो भी पैसिवली हो रही है। तो ये एनसीईआरटी की ही लाइन है और ये इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव किसकी हो रही है और पैसिव किसकी हो रही है। अब ये जो मैंने तुम्हें दोनों स्टेप्स बताए हैं, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, इन दोनों को सम अप करने के लिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कुछ एरोज के थ्रू ये सिग्निफाई किया हुआ है कि क्या चीजें सिक्रीट हो रही हैं और क्या चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। अब मैं तुम्हें वो डायग्राम समझाती हूँ। अब ये है हमारा नेफ्रॉन, इसमें क्या क्या चीजें सिक्रीट हो रही हैं और क्या क्या चीजें किस किस पार्ट में रीअब्जॉर्ब हो रही हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद पीसीटी। पीसीटी में आप देखोगे डायग्राम में ना कुछ एरोज दी हुई है। अगर वो एरो पीसीटी से बाहर की तरफ जा रही है, मतलब वो चीजें ब्लड कैपिलरीज जो यहाँ पर सप्लाई हो रही हैं उनमें वापस से रीअब्जॉर्ब हो रही है, पीसीटी से बाहर निकल के रीअब्जॉर्ब हो रही है इनटू ब्लड कैपिलरीज। तो रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में किस किस चीज की हो रही है, HCO3 नेगेटिव आयंस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स भी यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसके अलावा वाटर है, NaCl है, फिर विटामिन सी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, के पॉजिटिव, पोटेशियम एंड ये सारी चीजें यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो रही हैं इनटू पीसी इन फ्रॉम पीसीटी। अब पीसीटी में क्या क्या चीजें सिक्रीट हो रही हैं, क्या क्या बॉडी इसमें एक्टिवली सिक्रीट कर रही है ताकि वो बॉडी से बाहर निकल जाए, उसकी एरो ऐसे पीसीटी के अंदर की तरफ होगी कि ब्लड वेसल से पीसीटी के अंदर सिक्रीट की जा रही हैं ये चीजें, जो कि क्या है, H पॉजिटिव आयंस है, अमोनिया है, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो बॉडी इसमें सिक्रीट कर देगी। नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की ये है डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब। तो इन दोनों की अलग अलग हम बात करें तो इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ना लूप ऑफ हेनले की, इट इज परमिएबल ओनली टू वाटर। तो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब से सिर्फ और सिर्फ वाटर ही बाहर निकल सकता है, इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, ओनली वाटर ही निकल सकता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की। तो असेंडिंग लिम्ब जो होती है इट इज ओनली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इस असेंडिंग लिम्ब से वाटर जो है वो पास नहीं हो सकता, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। नेक्स्ट वी कम अप टू डीसीटी। डीसीटी में अब याद रखने वाली बात क्या है कि इसमें जो चीजें एब्जॉर्ब, इससे जो रीएब्जॉर्ब हो रही हैं चीजें, वो है जैसे कि HCO3 नेगेटिव आयंस, कैल्शियम आयंस, ये सब तो है ही। इसके साथ साथ डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि नॉर्मली बॉडी में जो वाटर और सोडियम की जो रीएब्जॉर्प्शन है मेजरली वो पीसीटी से हो रही है, लेकिन जब बॉडी की में कंडीशंस ऐसी बन जाए, मान लो बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन है,
डिहाइड्रेशन है तो बॉडी क्या चाहेगी कि ऑलरेडी पानी कम है तो और पानी को यूरिन में रिमूव ना किया जाए, मिनिमम वाटर का रिमूवल हो यूरिन में, ताकि पानी को रिटेन किया जा सके इनटू द बॉडी। इस टाइम पे जब ऐसी कंडीशंस क्रिएट होंगी बॉडी में, तो डीसीटी में से भी क्या होगी, वाटर की और सोडियम आयंस की कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगी। ऐसी कंडीशंस में रीएब्जॉर्प्शन होगी, इसीलिए इसको कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहा गया है। नाउ कमिंग ऑन टू कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या चीजें सिक्रीट की जा रही हैं, के पॉजिटिव आयंस, एच पॉजिटिव आयंस, इनको एक्टिवली सिक्रीट किया जा रहा है रिमूव करने के लिए। और यहाँ से क्या क्या चीजें रीएब्जॉर्ब की जा रही है, तो वो है जैसे कि वाटर और NaCl। लास्ट चीज इस एरिया में जो आपको देखनी है वो क्या है कि कलेक्टिंग डक्ट का ये जो लास्ट वाला थोड़ा सा पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज परमिएबल टू यूरिया एज वेल। तो यहां लास्ट वाले पोर्शन से डिफ्यूजन पैसिवली यूरिया भी थोड़ा बहुत जो है वो बाहर रीएब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, तो ये डायग्राम से पूरा समअप हो रहा है क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है और क्या सिक्रीट हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन यूरिन फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं मोस्टली इसी चीज पर कि कहाँ से क्या चीज रीएब्जॉर्ब हो रही है और कहाँ क्या चीज सिक्रीट हो रही है। आई होप ये वीडियो देख के आपको ये सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको समझाऊंगी अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।